नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम पोषण का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं? चलिए 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होती हैं लार ग्रंथियाँ। तो देखिए, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। पहला है ये आपकी पैरोटिड ग्रंथि, जो बिल्कुल कान के पास में होती है। दूसरी होती है ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, ये बिल्कुल जीभ के नीचे होती है। और कान से थोड़ा सा निचले हिस्से में जो है, जबड़े के निचले हिस्से में ये पाई जाती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये वाली देखिए, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब लार ग्रंथियों का काम क्या होता है कि ये लार का निर्माण करती हैं, और लार हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्योंकि लार अगर नहीं मिलेगा भोजन में अच्छे से, तो भोजन का पाचन नहीं होगा, खास करके स्टार्च के पाचन में। स्टार्च जो है आटे से मिलने वाले, आटे वाले भोजन में जो है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन पदार्थों में स्टार्च की बहुत अधिक मात्रा होती है। तो इसलिए रोटी को चबा चबा के ही खाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? क्वेश्चन है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो चलिए आंसर दीजिए। दिया हुआ है कोलन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में। देखिए ये कोलन क्या होता है? बड़ी आंत का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, तो मुख्य मेन रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। और मेन रूप से पाचन भी जो है छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। जनरली जो है भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, और कुछ हिस्से जैसे प्रोटीन वगैरह का कुछ मात्रा जो है आमाशय में भी पाचन होता है उसका। लेकिन मेन पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी का प्रमुख कार्य क्या होता है? विटामिन सी का नाम आपने सुना ही होगा। विटामिन क्या होती हैं? विटामिन हमारे जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए एक मिनरल की तरह, एक पोषक तत्व की तरह कार्य करती हैं। तो जैविक क्रियाओं को, उपापचय क्रियाओं को चलाने के लिए जो है विटामिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए विटामिन सी का प्रमुख कार्य, पहला है घाव भरने में, दूसरा दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में। दृष्टि रंगाओं का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, दृष्टि रंगाओं का मतलब ये होता है कि इसमें जो है, जैसे जो आँख की कुछ कोशिकाएं होती हैं, आँख की कोशिकाएं, ठीक है। आँख की कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें एक विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जिसको दृष्टि रंगा कहा जाता है। इसी की वजह से आँख जो है देखने में सक्षम होती है। दूसरा है कि हड्डियों की वृद्धि में। और चौथा है रुधिर क्षीणता के उपचार में। रुधिर क्षीणता का मतलब रक्त की कमी, ठीक है। तो रुधिर क्षीणता का मतलब क्या होता है कि रक्त की कमी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो विटामिन सी का कार्य क्या होता है? घाव भरने में, ठीक है। घाव भरने में प्रमुख कार्य करता है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं? ए और बी, ए और सी, बी और सी, सी और डी। तो देखिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा हमने अपनी तरफ से जो है एक क्लू दिया हुआ है, क्लू बनाया हुआ है। देखिए, बी सी को छोड़कर बाकी सब वसा में, ठीक है। बी सी को छोड़कर बी प्लस सी को छोड़कर बाकी सब वसा में,
ठीक। तो BC को छोड़कर बाकी सब वसा में, यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो B और C हैं, और B और C को छोड़कर के बाकी सब वसा में। तो बाकी कौन सी बचती हैं? A, D, E और K। ठीक है, तो A, D, E और K जो विटामिन है वो कौन से होंगी? वो हो जाएंगी आपकी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स का रोग होता है? रिकेट्स, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। विटामिन ए होगा, बी होगा, विटामिन सी होगा या विटामिन डी होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए रिकेट्स कहते हैं, तो रिकेट्स को कहते हैं सूखा रोग। रिकेट्स को कहते हैं सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग जिसमें क्या होता है कि बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये खासकर बच्चों में ही होता है सूखा रोग, जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो चलिए देखिए, इसका कुछ हम एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इन बच्चों का देखिए पैर कैसे जो है बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी टेढ़ा हो गया है, ये हिस्सा जो है बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। तो इस टाइप के जो लक्षण हैं जो ये अलग अलग लोगों के हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चों के हैं, मतलब इस टाइप से अलग अलग दिखाया गया है कि कैसे जो है रिकेट्स रोग के क्या लक्षण है, मतलब किस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि पीलिया रोग किस अंग की खराबी से हो सकता है? तो देखिए पीलिया अंग किस, फटाफट ना दीजिए। मस्तिष्क, हृदय, यकृत और किडनी। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत होगा। यकृत अगर सही से काम नहीं करता है तो क्या हो जाता है कि बिलिरुबिन की मात्रा जो है रक्त में बढ़ने लगती है, और जिससे हमारे शरीर में बिलिरुबिन ब्लड में जो है फैल जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से नाखून और आँख की जो पलकें होती हैं उसके निचले हिस्से पर, या आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पीला पीला दिखाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि जनरली हम देख करके इसका अनुभव लगा सकते हैं कि पीलिया हो गया। ठीक है, तो पीलिया किसकी खराबी से होता है? यकृत की खराबी से होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो यानी कि किस विटामिन की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है? ठीक है, तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई दूसरी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए कैल्शियम की कमी के लिए देखिए विटामिन डी जो होता है इसका आंसर सही होगा। देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे शरीर में अगर कैल्शियम है भी, मतलब हम भोजन के रूप में कैल्शियम ले भी रहे हैं, तो अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण ही नहीं हो पाएगा, मतलब शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर विटामिन डी की कमी होगी तो शरीर में कैल्शियम की कमी होना आम बात हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दिया हुआ है कि वयस्क मानव का दंतसूत्र क्या होता है? वयस्क मानव का दंतसूत्र, देखिए यहाँ पे जो दंतसूत्र दिया हुआ है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2, 1, 3, 3, ये ऊपरी जबड़े के हो गए। ठीक है, 2, 1, 3, 3 ये निचले जबड़े के हो गए। ठीक है, तो ये आधे हिस्से के हैं और आधे इधर, यानी कि कितने हो जा रहे हैं कि 2, 1, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 9, 18। तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, अभी देखिए जो है इसका सही आंसर क्या होगा, ये लास्ट वाला डी वाला आंसर होगा इसका। इसको समझने के लिए चलिए हम देख लेते हैं, एक फिगर की सहायता से हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये हैं आपके
आधे जबड़े के 2, यानी कि देखिए हमने क्या बताया था कि 21 और 23, आंसर में क्या दिया था 21 और 23, यानी कि देखिए जो कृंतक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 हो गए, 1 और 2, पहले और दूसरे जो होते हैं वो दोनों क्या हैं, कृंतक हैं। तो 2 कृंतक हो गए। रदनक, रदनक देखिए एक ही है, तो 1 हो गया। इसके बाद है अग्रचरोड़क, ठीक है ना, अग्रचरोड़क जो है वो कितने हैं, 2 हैं, ये दोनों हैं अग्रचरोड़क, तो फिर ये हो गया 2। और चरोड़क ये हो गए 3 जो हैं, ये क्या होते हैं, चरोड़क, तो 21 23, ठीक है। तो इसके निचले जबड़े में भी, ये निचले जबड़े का है तो ऊपरी जबड़े में भी यही होगा, ठीक है। तो 21 23 ये वयस्क मनुष्य में दंतसूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है, मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग क्या है, ठीक है, इनेमल है या केरेटिन है या सिक्रेटिन है या डेंटिन है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका क्या हो सकता है। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए दांत का जो 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, और जो निचला हिस्सा जो हड्डी में धंसा रहता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ये हिस्सा देखिए पूरा जो दिया हुआ है ये क्या है, हड्डी है। ये निचले जो हिस्से हैं ये क्या है, हड्डी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे जो प्रमुख हिस्सा होता है ये जो हल्का ब्राउन कलर में है, ठीक है, यही वाला हिस्सा जो होता है ये हल्का जो ब्राउन कलर में दिया हुआ है यही सबसे प्रमुख हिस्सा होता है इसका, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा डैश डैश करके दिखा दिया है। अब यही क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है, यही दांत का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। ये इनेमल होता है जो क्राउन, जो दांत का सबसे कठोर भाग कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कशेरुकियों के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। चलिए अभी हमने इसका आंसर दे भी दिया था कि कशेरुकियों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए दांत का जो इनेमल है यही क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। तो केरेटिन, डेंटिन और कैंडिन ये सब अलग अलग उसके भाग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेंटिन है वही क्या है, ये सबसे मुख्य भाग होता है और इनेमल सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।